أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद, विद्यार्थी दारुल वक़्फ़ देवबंद। सर्वप्रथम आज की इस सभा के सभापति महोदय हजरत मौलाना डॉक्टर शकील कासमी साहब और अध्यापकगण और हमारे प्रिय सहपाठियों और विशेष तौर पर हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी के डायरेक्टर हजरत मौलाना डॉक्टर शकील कासमी साहब का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिनके आदेशानुसार इस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी पैनलिस्टों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सब आभारी हैं और हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मदरसा दारुल वक़्फ़ देवबंद के डिपार्टमेंट ऑफ मुल्तक़न निकाश व हिवारिल इल्मी के प्रोग्राम के माध्यम से भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की आजादी के विषय पर चर्चा होने जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में जहां कहीं डेमोक्रेसी है, वो अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं। कई देशों में एब्सोल्यूट है, कई देशों में रिस्ट्रिक्शंस है, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो। अगर हम पूरी दुनिया में सबसे विकसित देश अमेरिका की बात करें, जो सबसे डेवलप कंट्री है, तो वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की आजादी पूरी दुनिया की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अमेरिका का कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विचार प्रकट करने से या उसके व्यूज या थॉट्स को एक्सप्रेस करने से जब तक नेशन की सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता, तब तक आप अपराधी नहीं माने जाते और अपराध की श्रेणी में आपको नहीं रखा जाता है। इसी तरह वेस्ट के दूसरे कंट्री की बात करें, जर्मनी की, तो जर्मनी में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है, वहां भी पूरी बोलने की आजादी है। लेकिन होलोकॉस्ट पे आप बात नहीं कर सकते। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आप बात करें तो इसका मतलब यह है कि तकरीर और इज़हार ख्याल की आजादी, यानी आदमी के जो दिल में बात है अपने उसको जाहिर कर सकता है, कह सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन जर्मन का कानून ये कहता है कि आप होलोकॉस्ट को डिनाई नहीं कर सकते। होलोकॉस्ट एक नरसंहार है, एक ट्रेजेडी है, एक इंसिडेंट है, मास जेनोसाइड है, जिसमें 6.6 मिलियन जेसस को मार दिया गया एडोल्फ हिटलर के द्वारा 1913 से 1940 के बीच में। जब हिटलर वहां के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने डेमोक्रेसी को बदल दिया और एक हुआ, ये हिस्टोरिकली है, एक वास्तविकता है, इसकी सत्यता है, हिस्ट्री में भी इसकी सत्यता है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। तो बताना यह है कि एक तरफ वेस्ट इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात करता है, कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन होलोकॉस्ट पे आप बात नहीं कर सकते हो। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये कंट्रडिक्शन है, ये हिपोक्रेसी है। आप एक तरफ तो ये कहते हो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो, दूसरी तरफ आप रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि आप होलोकॉस्ट पे नहीं बोल सकते हो। इसका प्रमाण ये है कि एक 79 वर्ष की महिला जर्मनी के उच्चतम न्यायालय में उसने पिटीशन दाखिल किया कि जब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो हम होलोकॉस्ट पे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू क्यों नहीं रख सकते। तो उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों द्वारा यह जवाब दिया गया कि ये होलोकॉस्ट का डिनायल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैटेगरी में नहीं आता है, यानी ये आपको आजादी नहीं देता है कि होलोकॉस्ट को आप डिनाई कर सकते। वो हैबरबैक उस महिला का नाम है, उसका ऐसा बिलीव था, मानना था कि ये एक काल्पनिक चीज है, हालांकि गलत थी, तो उसको 2 साल का कैद कर दिया गया। तो बताना ये कि एक हिपोक्रेसी है, एक कंट्रडिक्शन इनके बात में, कहते कुछ और करते कुछ और है। लेकिन हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। मैं भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार में, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। अतः अब नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद 19(1)(a) है, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है। हिंदी के अंदर भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है और उर्दू में तकरीर और इज़हार ख्याल की आजादी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती ये है, ये हमारे हिंदुस्तान पूरी दुनिया का एक वाहिद देश है जहां इतनी संस्कृति, इतनी सभ्यता, इतनी जुबान, इतनी तहजीब, इतने कल्चर्स, इतने धर्म, इतने समुदाय, इतने वर्ग के लोग एग्जिस्ट करते रहते हैं और प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों के लोग उभर के आए हैं और जो बराबर एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें अपने न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है
कि हम यहाँ की ये सभ्यता है कि हमने कभी ना इसको एक्सेप्ट किया है और ना हम करेंगे, हम एक्सपोज कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक्सपोज करते रहेंगे। बताना यह है कि अगर आप इंटरनेशनल चैनल्स को देख रहे होते हैं, हम अपने चैनल्स की नहीं बात करते जहां पैरेलल मीडिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करेंगे आप, तो उसमें एक मुद्दा जो जेर बहस है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पर इस पे बहस हो रही है, वही आर्टिकल 19 है। मैं आर्टिकल 19 का जिक्र क्यों कह रहा हूं? ये हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं। हम कहीं रिस्ट्रिक्शन है, कहीं डेमोक्रेसी है। तो इस पे बहस क्या हो रही है? दो गिरोह है, दो समूह है। एक समूह इस बात के फेवर में है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी तकरीर और इज़हार राय की आजादी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मुतलक होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, जो हम चाहे बोले। एक गिरोह तो इस बात के फेवर में, और एक्चुअली जर्मन में और अमेरिका में, वेस्ट के कई कंट्रीज में ऐसा ही है, एब्सोल्यूट है। एक गिरोह इस बात के फेवर में है कि नहीं, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान में है, पाबंदियां हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो दो गिरोह आज इंटरनेशनल मीडिया में ये बहस चल रही है। तो आज इसी विषय में हम भी बहस करेंगे और इसकी सत्यता, इसकी वास्तविकता से हम अवगत होंगे और हमारी जनता, हमारी ऑडियंस अवगत होगी कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसमें क्या हाइपोक्रेसी हो रहा नहीं हो रहा। और उसके बाद मैं आपको तारुफ करा दूं कि हमारे साथ पैनलिस्ट में एक बार मैं पुनः आज की सभी पैनलिस्टों का और हमारे डॉक्टर साहब का, उनके भाई और उनके हमारे अध्यापक और तमाम मित्रों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों के द्वारा एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें हम सब अभी विचार प्रकट करेंगे। इसके लिए हम सब आभारी हैं और हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौलाना शारिफ साहब हैं, सेकंड पर्सन। मौलवी शारिफ साहब इस बात के फेवर में हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट होना चाहिए। सर, आज के इस प्रोग्राम में आपका वेलकम है। और दूसरी तरफ मौलाना शौकत साहब है, ये इस बात के फेवर में है कि रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, पाबंदियां होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। तो सर, मैं आपका भी टीवी डिबेट में आज का वेलकम करता हूं। और उसके बाद हमारे पास लॉ एक्सपर्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट मौलाना फैजाब साहब। सर, आपका भी टीवी डिबेट में वेलकम है। ये आपको और हमको अवगत कराएंगे कि अमेरिका का लॉ क्या कहता है, जर्मनी का लॉ क्या कहता है, या मानवाधिकार, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, जिसके हम सब पाबंद हैं, और हिंदुस्तान का संविधान भी क्या कहता है। तो इसके बारे में हम ये अवगत है। सर, आपका भी हम टीवी डिबेट में वेलकम करते हैं। और उसके बाद ये तो क्रिएटेड का कानून है, इंसान का कानून की हम जब बात करेंगे, हमारे साथ एक ऐसा बंदा है, एक ऐसे हमारे पैनलिस्ट हैं जो हमें उस ह्यूमन, उस सुप्रीम बीइंग्स की बात करेगा जिसके कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं होता है। वो है हमारे इस्लामिक स्कॉलर। सर, आपका टीवी डिबेट में वेलकम है। अरमान जमाली जी, जो बताएंगे कि मजहबी इस्लाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, क्या मजहबी इस्लाम में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या सिर्फ पार्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक टीम या स्पेसिफिक पर्सन को बोलने की आजादी है, या आम जनता भी बोल सकती है। इसके बारे में हम ये अवगत कराएंगे और हम जानेंगे, हमारे देश की जनता जानेंगे। सर, आपका टीवी डिबेट में वेलकम है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा, एब्सोल्यूट के फेवर में है मौलाना शारिफ साहब, इनका ये कहना है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए। सर, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट क्यों होना चाहिए, मुतलक क्यों होना चाहिए, आपको क्यों ऐसा लगता है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा कहना यह है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, वरना फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ही यही है कि आदमी अपने विचार और आइडियाज को प्रकट करने में स्वतंत्र हो, आजाद हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये इस बात के फेवर में है कि नहीं, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, पाबंदियां होनी चाहिए। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाबंदी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने प्रोग्राम में बुलाकर जनता के सामने बात रखने का मौका दिया। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में पाबंदियां और हदबंदियां नहीं होगी तो उससे बहुत सारी खराबियां लाजिम आएगी। जिसके मन में जो आएगा वो बोलेगा। इसी खराबियों को दूर करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शंस के फेवर में हैं। ये तो एक हकीकत है सर। अगर हम फ्री दे दें, आपको आजादी हो बोलने की आजादी, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो हेट स्पीकर्स हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका की देख लें, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का केस है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व का मामला है, या कई बार इस प्रकार के लोग बातें कहते हैं जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, किसी की भावनाओं को आहत होता है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि फ्रीडम होना चाहिए? इसके तो मिसयूज हो रहे हैं ना सर। जितने हेट स्पीकर्स हैं, ये अगर आप कानून बनाते हो तो ये प्रोटेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस तरह के स्पीकर्स को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन
एक यूनिवर्सल चीज है, बुनियादी हक है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी, मेरे पास देखो एक शीट है, उसमें लिखा हुआ है कि एवरीवन हैज, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी आर्टिकल 19 में साफ जिक्र किया है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस एंड एक्सप्रेशन, दिस फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस। सर वो आप मानवाधिकार का हवाला दे रहे हैं, ह्यूमन बीइंग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार मैं तो समझ गया, मेरे पास भी हुआ है। सर सवाल ये है कि नैतिकता भी कोई चीज होती है, मोरल रिस्पांसिबिलिटी भी कोई चीज होती है। जेएनयू में नारे लगे अब तक हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है, सर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मिसयूज है नहीं है उसका? देखिए, जहां तक जेएनयू का मामला है तो कोर्ट में लंबित है, इस पर आप फैसले का इंतजार करिए। मगर मेरा मानना यह है कि किसी व्यक्ति विशेष और विचारधारा पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसको आजादी देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, उससे ही अपना विचार प्रकट कर सकता है। अब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि कितना उससे सहमत है, वरना इसको एक्सपोज करें या एक्सेप्ट करें। सर ये कहने वाली बात है, ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है। कोई विचार या आइडियाज कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अपनी मौत नहीं मरता है, स्पेशली जबकि उसको अपने आइडियाज प्रोपेगेट करने की आजादी हो। लेकिन सर सवाल ये है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मूल सवाल क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह ये रहे हैं कि हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच में रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, इनका यही है कहना। और क्यों होना चाहिए मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, खराबियां होंगी। सर मैं कहता हूं कि हम जिस देश में जीवन यापन कर रहे हैं, भारतवर्ष में तो रेस्ट्रिक्शंस है। अगर हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट्स देखें, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, बुनियादी हुकूक, उसके अनुच्छेद 19(1)(a) में रिस्ट्रिक्शंस है, वो पूरा मेंशन है, मैं आपको दिखाऊं। सर मैं समझ रहा हूं। आप एक मिनट, इसमें लास्ट लिख रहा है, एनी पर्सन विल नॉट रिवील एनी सच थॉट व्हिच थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड देयर पीस। यहाँ तो है ना, उसके बाद भी दिन भर वाहियात किस्म की बातें होती रहती है, लोग कहते रहते हैं। हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 19 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसका फायदा ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है जिससे सोसाइटी का माहौल खराब हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसी आर्टिकल कहाँ हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है? इसी आर्टिकल का उल्लंघन करने की वजह से कुछ लोग जेल में हैं, और इसी आर्टिकल की वजह से कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी से रुक रहे हैं कि जिससे मुआशरे में खलफशार हो। सर कहाँ जमीनी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? आप देखिए सर, बोल लीजिए, आप इतना बेचैन मत होइए, निश्चित रहिए, टीवी डिबेट नहीं है, यहाँ सक्षम और शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो है धीरज रखिए, आपको सवाल का मौका दिया जाएगा। हमें टीआरपी नहीं बढ़ाना है कि ये कंफ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर, आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिए। अगर आपके विपक्षी लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है तो अपना प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आप निश्चित तौर पे सवाल सुनिए। ये टीवी डिबेट नहीं है, हमको कोई टीआरपी नहीं चाहिए। सवाल ये है, इसका इंप्लीमेंटेशन कहां हो रहा है? सर ये एक जो है ना, हिपोक्रेसी एक वर्ड होता है, मुनाफिकत, वही हो रहा है। अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के इस्तेमाल करने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जिनका संबंध मेजॉरिटी से है, या जो सत्ता में है, रूलिंग पार्टी से जिनका संबंध है, वो इसका मिसयूज इतना कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है। यानी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, भावनाओं के आहत करना, या जो देश की पब्लिक पीस पे आप खलल पैदा करना, ये इस तरह का काम कर रहे हैं। और आए दिन आप सुनते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं। ये वो लोग बोलते हैं इस कानून का सहारा लेकर जिनका ताल्लुक, जिनका संबंध मेजॉरिटी से है, या जो पावरफुल है, जो सशक्त है, जो सक्षम है, जो शिक्षित है, जो सकुशल है। एक तरफ तो ये हुआ है इसका, और दूसरी तरफ एक मशहूर फिल्म अभिनेता कोई शाह नसीरुद्दीन साहब, एक दिन, भाई उनको आजादी है, हम अपनी बात कह सकते हैं, उनसे किसी मीडिया ने पूछ लिया कि सर क्या कहना चाहेंगे, अभी जो पूरे देश का वातावरण बना हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कह दिया, चूंकि उनको ये अथॉरिटी है, ये हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को अगर मॉब भीड़ घेर ले और पूछे कि तुम्हारा किस धर्म से संबंध है, तो मेरे बेटे क्या जवाब देंगे? वो अपना दुख प्रकट कर रहा कि एक ऐसा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हुआ है हिंदुस्तान में, एक डर, एक भय का माहौल बना हुआ है, माइनॉरिटी भयभीत है, वो अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उनको क्या कहा गया? माइग्रेट कर दो, हिजरत कर दो, पाकिस्तान चले जाओ। तो सर इसका इंप्लीमेंटेशन कहां हो रहा है? एक तो लोग वो है जो सशक्त हैं, इसका मिसयूज कर रहे हैं, और दूसरा कमजोर व्यक्ति, वो तो कमजोर भी नहीं, वो तो सेलिब्रिटी है, मशहूर फिल्म अभिनेता है, वो अगर इस बात को कहते हैं तो उनको कहते हैं तुम हिजरत कर दो। सर आपकी बात को खुलासा मैं बता रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है।
जी नहीं, मेरा सवाल ये है कि इसका तो दुरुपयोग हो रहा है ना, सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है मिसयूज हो रहा है इसका। कि किसी कानून का मिसयूज होने का मतलब ये नहीं है कि उस कानून को खत्म कर दिया जाए। तो ये एक बात पॉइंट की है, मैं भी इससे सहमत करता हूं। हमारे पास लॉग स्पॉट है, आपने दोनों की प्रतिक्रिया सुनी और दोनों की बात सुन ली, इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू भी सुन लिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? चूंकि आप लॉ स्पेशलिस्ट हैं, आपको डीप नॉलेज इसके बारे में आप ज्ञानी है, भारतीय संविधान के बारे में भी आपने पढ़ा है और यूनाइटेड नेशन को भी पढ़ा है, मानवाधिकार को भी पढ़ा है, आपने जर्मन और अमेरिका के लॉ को भी आपने पढ़ा है, तो आप निश्चित तौर पर बताओ, जनता को अवगत करें कि आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इससे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, तो ये एक हकीकत है कि ये फंडामेंटल राइट्स एक बुनियादी हक है और एक यूनिवर्सल चीज़ है। इसमें चाहे एब्सोल्यूट हो या रेस्ट्रिक्शंस हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस तरह की बात कहें कि जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। हाँ, जिस मुल्क में एब्सोल्यूट है वहां पर भी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज का जिक्र किया गया है। कैसे कह रहे हैं? लेकिन सर, खासकर हिंदुस्तान में इसका जिक्र किया गया है। देखिए, आर्टिकल 19(1)(a) में इस बात का जिक्र किया गया है। मैं आपको इस बारे में ये बताता चलूं कि मेरे पास एक शीट है और इस सिलसिले में ये बयान किया गया है। देखिए, हक के आजादी। अब मैं बता दूं कि इसमें क्या जिक्र किया गया है कि दस्तूर के जरिए हर शहरी को तकरीर करने और अपने ख्यालात के इजहार की आजादी दी गई है। मीडिया की आजादी का अलग से कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यह भी इजहार राय का एक जरिया माना जाता है। लेकिन साथ ही मुल्क की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए इन हुकूक पर जरूरी पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे कोई भी आदमी ऐसी कोई राय जाहिर नहीं करेगा जिससे मुल्क की सालमियत को कोई खतरा पैदा हो, अदलिया की खिलाफ वर्जी हो और माशरती अमन इत्तेहाद। सर, हमने ऑलरेडी उसको कोट कर दिया है, आर्टिकल 19(1) जो हिंदुस्तान की बात करें उसको मैंने कोट कर दिया है। सर, मेरा मूल सवाल ये है आपने भी एक बात कही कि जिस मुल्क में एब्सोल्यूट है वहां भी और जहां रिस्ट्रिक्शंस है वहां भी ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज की बात की गई है। हालांकि सर, ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज की बात की गई? जर्मन में, अमेरिका में और वेस्ट के कई कंट्रीज में एब्सोल्यूट है। जब बल्कि मैं आपको बताऊं, जर्मन का लॉ ये कहता है, अमेरिका का लॉ ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विचार प्रकट करने से, उसके आइडियाज को या उसके व्यूज को एक्सप्रेस करने से, जब तक नेशन की सिक्योरिटी को खतरा ना हो, जब तक वो अपराधी नहीं है, अपराध की श्रेणी में उसको नहीं रखा जाएगा। आप ये कैसे कह रहे हैं कि अमेरिका में और जर्मन में जो भी एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है, ड्यूटीज की बात की गई है? आपने जो बात कही है, ये बात हकीकत है कि अमेरिका और जर्मन के लॉ में एब्सोल्यूट है, मगर यूनाइटेड नेशन ने ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज का भी जिक्र किया है और हम सब इसको मानते हैं। यूनाइटेड नेशन ने, हाँ, यूनाइटेड नेशन ने, मानवाधिकार ने तो कहा। ये एक हकीकत बात है। देख लिए, बात वही आ गई जो मैं शुरू में कह रहा था। ये जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जैसे तस्लीमा नसरीन हो गई, सलमान रश्दी हो गए, या वहां अमेरिका में कई बार और कई जगह ऐसा हुआ कि जो इस तरह की बात करते हैं। हकीकत ये है, मैंने तीनों जगह के लॉ कोट करा लिए, जैसे अमेरिका का भी और जर्मनी का भी और मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स का भी। कहीं ना कहीं ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज की बात तो है। आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जो चाहे वो कह लें, ये नहीं है। ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज की बात अभी ये मानवाधिकार का कोट कर रहे थे। मानवाधिकार का मैंने भी निकाला है। मानवाधिकार कहते हैं ह्यूमन बीड्स, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स का कौन देने वाला है? यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन के हम सब पाबंद हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका, यूनाइटेड नेशन के हम सब पाबंद हैं। तो बताना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो गलत बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसमें ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज की बात की गई है। मैं उससे भी आगे बढ़ के कहता हूं, हम इंसान हैं, नैतिकता तो हमारे अंदर होनी चाहिए। मान लेते हैं हमको फ्रीडम भी है, लेकिन कम से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। तो ये इस बात का मैं अपने चैनल के माध्यम से, इस माध्यम से देश की जनता को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पहचानिए। इस प्रकार की बात ना कहिए जिससे किसी के भावनाओं का आहत हो। और मैं आशा करता हूं कि हम हिंदुस्तानी, हम आशावादी हैं, आप इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तक हमने दोनों को प्रतिक्रिया की सुनी, लॉग स्पॉट को सुना। अब हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो सुप्रीम बीइंग्स की बात करेंगे, जो मजहब इस्लाम में बताएंगे कि क्या मजहब इस्लाम में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं है। इसलिए
कि अभी तक जिस लॉ की बात हो रही थी उसमें कई बार अमेंडमेंट हुए, कई बार बदलाव हुए, कई बार तरमीम किया गया, कई बार परिवर्तन किया गया, चेंजिंग की गई, लेकिन उस सुप्रीम बिंग के कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं होता है। वो कल भी था, आज भी इंशाल्लाह कल भी रहेगा। तो हम सुनना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है। क्या मजहब इस्लाम में यही लोग जो उलमा हैं इन्होंने ठेका ले रखा है या और लोग भी बोल सकते हैं? सबको बोलने की आजादी है कि नहीं? हिंदुस्तान के संविधान में तो आपने सुन लिया, जर्मन, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और मुत्तहिदा हमने बता दिया, यूनाइटेड नेशन भी बता दिया। मजहब इस्लाम में मैं जानना चाहता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस सुनहरे मौके पर मुझे मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात इस्लाम के नुक्ते नज़र की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम का नुक्ते नज़र ये है कि इस्लाम ने आज़ादी अफकार के साथ साथ आज़ादी राय का भी एहतराम किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम ने हर कस व नाकस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बुनियादी हक अता किया है। और अहद नबवी और खुलफाए राशिदीन के अहद से लेकर अहद बनी उमैया और अहद बनी अब्बास के दौर तक पूरी तारीख़ इस्लामी का जायज़ा कीजिए। इस तरह के वाक़यात लबरेज हैं जिनसे मालूम होता है कि इस्लाम ने किस दर्जा शिद्दत के साथ हुर्रियत राय के तसव्वुर की परवरिश की है, हुर्रियत राय के तसव्वुर की परवरिश की है। और इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम ने इसको इंसानी मुआशरे का लाजमी जुज़ बनाने की सही बलीग की है। और इस्लाम तो इस्लाम है कि इस्लाम ने सिर्फ आज़ाद मर्द ख़वातीन ही को नहीं बल्कि मुआशरे की जो कमज़ोर तरीन तबका है उसको भी इस हक़ से महरूम नहीं रखा है। वो जंग आज़ादी, जंग अहद का मौका याद कीजिए कि उसमें किबारे सहाबा की राय ये थी कि जंग जो है मदीने से बाहर जाकर लड़ी जाए, मदीने में रहकर मुनासिब नहीं है। लेकिन चंद माकूल असबाब की बुनियाद पर चंद नौजवान सहाबा की राय की वजह से जंग मदीने से बाहर की गई। और इतना ही नहीं बल्कि जंग खंदक के मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती राय ये नहीं थी कि खंदक मदीने से बाहर खोदी जाए। सहाबा किराम और सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाहमी मशवरे से खंदक बाहर खोदी गई। ये तो इस्लाम का एक खूबसूरत माहौल है कि इस्लाम ने आज़ादी अफकार और आज़ादी राय का वो सुनहरा माहौल दिया है कि एक आम आदमी भी खलीफा का दस्त बाजू पकड़ सकता है, जिसकी मिसाल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के वाक़े से मिलती है। और इतना ही नहीं बल्कि हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे की और उनकी जब दरबारे उमर में शिकायत की गई तो हजरत सैयदना फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ना सिर्फ ये कि उनको फौरन इंसाफ दिया बल्कि इनकी सख्त तंबीह भी फरमाई और फरमाया मदस्तअबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहारा। ये फरमाया कि इसका मफ़हूम ये है कि इंसान के पेट से, माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुलाम नहीं होता, उसको आज़ादी हासिल है। और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का भी एक कौल है, उनसे मंक़ूल है कि या अय्युहन्नास इन्ना आदम लम यलिद वलदन वला अमतन व अन्ना नास कुल्लुहुम अहरार, कि माँ की कोख से, आदम की कोख से पैदा होने वाला बच्चा गुलाम या बानी नहीं है बल्कि उसको आज़ादी हासिल है। हाँ, एक बात सोचने की समझने की है कि इस्लाम ने फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना दिया है, इसको गौर करना कि इस्लाम ने फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना दिया है उसको समझने की जरूरत है। कुरान ने उसकी तहदीद बंदी की है और फरमाया है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। और अल्लामा इकबाल ने क्या एक खूब अंदाज में कहा है कि गो फिक्र खुदादात से रोशन है ज़माना, गो फिक्र खुदादात से रोशन है ज़माना, आज़ादी अफकार है इब्लीस की ज़ात। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं। जी, आप ये एक चीज और कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो अंदाज इतना निराला हो, इतना प्यारा हो, इतना सुहाना हो कि सामने वाले अंदाज अच्छे होने चाहिए, सामने वाले को पता भी न चले और आपकी बात भी पूरी हो जाए। करीम आजिज़ ने क्या ही खूब कहा है कि बात कितनी ही बेसलीका हो करीम, बात कितनी ही बेसलीका हो करीम, बात कहने का सलीका चाहिए, से कहना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है। जी, एक चीज आप गौर करे होंगे, एक मिसाल इन्होंने दी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। लोकतंत्र और राजतंत्र दो अलग चीजें हैं। ये जिस वक्त की बात कर रहे हैं तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो था राजतंत्र, राजा थे वो, जो कह दिए वही कानून हो जाता था। वो तो चूंकि मजहब इस्लाम के मानने वाले थे तो एक अलग से कॉन्टेक्ट है, उनका एक कानून है,
लेकिन राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क ये है कि राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता था, राजा जो कह देता वही बात होती थी। हजरत वो अमीरुल मोमिनीन थे, उसके बावजूद भी आप अंदाजा लगाइए, आप गेस करिए, आप तजजिया करिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि हजरत उमर से एक साहबी खड़ा होकर सवाल कर देते हैं। हिम्मत, ये सवाल करने की इजाजत इस बात का प्रमाण है, इस बात की दलील है कि बोलने की आजादी तो थी, अपनी बात को रह सकता था। यह अब तो इंसाफ का दौर था, वो बराबरी और इक्वालिटी की दौर एक बात थी। सर एक सवाल ऐसा है जो ऐसे कर मेरा भी है और देश की जनता की है, और बराबर में सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल हम देखते रहते हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ इसमें कुछ वास्तविकता है। ये अलग बात है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने जो मौलाना लोग का तबका है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या, ठेका ले रखा है धर्म का, आप जो कहते हैं वही इंप्लीमेंटेशन होगा। एक कॉमन मैन, एक आम मुस्लिम नहीं, ये इस बात का पीड़ा है मुझे एज ए एंकर, मुझे इस बात का पीड़ा है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, निश्चित तौर पर चूंकि आप इस्लामी स्कॉलर हैं, आपको अधिक इसके बारे में जानकारी है, ज्ञानी है, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आम कॉमन मैन, एक आम मुस्लिम अपनी बात जैसे ही कुछ कहता है, भाई उसके भी भावना है, उसकी भावना से कदर करना है, वो भी मुसलमान है, वो एक बात जैसे ही कहता है आप लोग तुरंत लग जाते हो, उसकी फतवाबाजी करने लगते हो। अरे भाई क्या वो मुसलमान नहीं है क्या वो, या उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जैसे ही बोलता है आप उसके खिलाफ फतवाबाजी। अरे भाई आप सुन लीजिए, आप संयम बरतिए, ये टीवी डिबेट नहीं, आपको निश्चित तौर पर जवाब का मौका दिया जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए, ये ऐसा क्यों होता है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको अथॉरिटी दिया है कि आप तुरंत फतवाबाजी कर देंगे, या ये अथॉरिटी कैसे मिलता है, या और कैसे मिलता है, या उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है नहीं? दो हाथ से तो खाली नहीं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? जी बहुत अच्छा सवाल है, ये आना चाहिए। असल में ऐसा है कि एक सोच की बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच की बात नहीं, पीड़ा की बात है, ये पीड़ा की बात नहीं ये है। आप जस्टिफाई करने वाले कौन होते हैं, कौन सही है कौन गलत है? भाई वो भी मुसलमान है, उसको भी असल में ऐसा बात को रख रहा है। सर प्लीज एक मिनट आप बोलने दीजिए, जब आपने बुलाया ही है जी तो बोलने दीजिए। जी बिल्कुल बोलिए आप। अब सुनने की मतलब कि बात यह है कि एक बंदा आम इंसान जब इस्लामी लिबादा ओढ़कर इस्लाम का प्रचार कर रहा है, इस्लाम के बारे में कह रहा है, उसको तो ये महसूस हो रहा है कि वो अपना इजहार ख्याल कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो बात कर रहा है। लेकिन जब मुसलमान होकर वो बात कहता है तो आम जनता जिसको ये नहीं मालूम है कि ये बंदा क्या कह रहा है, वो तो ये समझेंगे कि ये इजहार राय इस बंदे का ही नहीं है, बल्कि समझेंगे कि इस्लाम का तासुर है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, न्यायालय जस्टिफाई करेगा कि वो मजहब इस्लाम का दुष्प्रचार कर रहा है या प्रचार कर रहा है, सही बता रहा है। ये आप कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले? कि हम किसी पे जबर नहीं करते, फतवे का मतलब ये नहीं होता कि उसको फौरन जेल में डाल दिया जाए। अरे भाई देखिए सर, उसका शोषण नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पे फतवा लगाया फौरन जेल में गया। नहीं, हमारा एक माई नैतिकता है सर, ये हम बताएं कि भाई ये इस्लाम जो आप पेश कर रहे हैं इस्लाम नहीं है। जो डीप नॉलेज जानते हैं, जो इस्लाम के बारे में तहकीकात रखते हैं, आप उनसे मालूम कीजिए कि इस्लाम क्या क्या रहा। नहीं ठीक है, वो आप एक ये असल ये मिस जो हो रहा है ना, मतलब कि एक आम आदमी इस्लाम के बारे में कह रहा है, जब तक उसको डीप नॉलेज नहीं है, उसकी तहकीकात नहीं है, उसको कहने का हक क्या है? नहीं, ये अथॉरिटी आपको कौन देता है कि आप जस्टिफाई करें कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? ये अथॉरिटी इल्म देता है, ये अथॉरिटी इल्म देता है। जब किसी बंदे के ऊपर इल्म का भार होता है, इल्म का बोझ होता है, तो उसका दिल कहता है कि नहीं ये बंदा गलत कह रहा है, इसको सुनाना चाहिए। अच्छा, इस्लाम के बारे में कौन ज्यादा जानेगा? जो इस्लाम का नहीं, वो तो ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर इस्लाम के बारे में ज्ञानी वो जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसकी भी तो भावना है, उसको भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अपनी बात कह रहा है तो जनता के इच्छा पे निर्भर है, उसको छोड़ दीजिए, वो उसकी इच्छा पे निर्भर है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। एक चीज है, जनता की भावना तो ऐसा है ना कि सर किसी के बारे में हक और नाहक का फैसला करने के लिए सामने वाले का उससे आला। सर एक सवाल है, क्लियर से सवाल, ये सुनो सर, क्लियर से सवाल है। आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे एंड एक्सप्रेशन के बारे में, बोलने की आजादी। अरे भाई कॉमन मैन, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं है? यस और नो? बिल्कुल यस और नो? सर एक यस और नो? ये सवाल तो करना आपका इंतहा से ज्यादा गलत मानूंगा कि किसी सवाल के बारे में यस और नो कह देना कि इसका जवाब यस और नो में। हर सवाल का जवाब यस और नो में नहीं होता सर, बहुत से सवाल ऐसे हैं कि आप खुद फंस जाएंगे यस और नो में। नहीं, आप ये बताइए कि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं? नहीं, यस फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हट करेगा। आप जब ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, किसी को हट नहीं करेगा, वहां बंदा इस्लाम को हट कर रहा है, इस्लाम के जो कानून है, इस्लाम के जो दायरा अमल है, उस पे आके आंच आ रही है, तो हमारा तो अब ये बात आपकी जो स्वीकार कर सकते हैं आदमी,
ये कहने का मतलब है, मैं अभी तक इनसे एक बात कर रहा था, ये हमको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुसलमान हो, कॉमन मैन हो, तो इस्लाम के बारे में आके जो कुछ बोल दो। नहीं, आप इस तरह की बात नहीं करेंगे जिससे पब्लिक पीस में खलल हो। तो ये अब ये बात आपकी काबिल कबूल है, ये कबूल करने के लायक है। एक सवाल मेरा भी है और मैं समझता हूं कि यहाँ जितने ऑडियंस हमारे हैं ये सबके दिल का सवाल है और आमतौर से ऐसा हो रहा है। क्योंकि लॉ स्पोर्ट है सर, लास्ट सवाल है मेरा मानना ये है, मेरा पूछना ये है कि ये बताइए कि आज हिंदुस्तान में क्या होता है। पुलिस किसी को डिटेन करती है, गिरफ्तार करती है, पुलिस गिरफ्तार करती है, मीडिया के लोग जस्टिफाई करने लगते हैं, अपराधी है, मुजरिम है, उसको अथॉरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो किसी को पकड़ते मीडिया ट्रायल करने लगती है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा साबित भी नहीं हुआ होता है। देखिए नियम ये है कि किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ये नियम है। लेकिन कई बार इसका उल्लंघन हो जाता है। अभी 24 घंटा नहीं हुआ, जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, अभी जस्टिफाई नहीं हुआ मुजरिम है कि नहीं है, मीडिया ट्रायल करने लगती है, मीडिया मुजरिम बताने लगती है। तो सर क्या ये मीडिया को अथॉरिटी है? देखिए सर, जहां तक मीडिया की बात है, क्योंकि मैं एक बता दूं, मीडिया की मैं बात इस वजह से कह रहा हूं कि मीडिया का जिक्र आर्टिकल 19(1) ही में आता है, इसका अलग से कहीं सेपरेट जिक्र नहीं है। तो ये भी उस 19 का एक हिस्सा है और चूंकि विचार अभिव्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक सोर्स है, एक जरिया है, एक माध्यम है, इस वजह से हम इसका जिक्र कर रहे हैं। और देखिए एक हकीकत है कि इसका इंपैक्ट हमारे सोसाइटी पे बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे घर के बगल में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन फोन खोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरी दुनिया की खबर हम देख लेते हैं, चाहे द हिंदू हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर या यूट्यूब या ट्विटर के माध्यम से। तो इस पे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये इसका इंपैक्ट होता है हमारे सोसाइटी पे, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो ये जो इसको मीडिया का अथॉरिटी है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए सर, जहां तक मीडिया के बारे में सवाल है, ये एक हकीकत है कि मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है। हाँ, ये भी एक अपनी इजहार ख्याल। सर आइए हम मुद्दा पे आइए, और सी बात है, आप ये बताइए कि मीडिया को अथॉरिटी है कि नहीं है, यस और नो? अभी आपके सामने एक इस्लामी स्कॉलर बात कर रहे थे, आप फिर उनसे कह रहे थे कि यस और नो में जवाब दिया जाए, तो अब मैं भी वही सवाल। चलिए आपको मैं समय देता हूं, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बस बात देखिए सबसे पहले आप उसके बारे में जान लें। जहां तक मीडिया के बारे में सवाल है, तो ये भी मैंने अभी कहा था कि हर एक को अपनी इजहार राय करने की आजादी है। मिसाल के तौर पर अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो मीडिया को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि कोर्ट से जब तक जुर्म साबित ना हो उसको मुजरिम नहीं कह सकती। हाँ, अलबत्ता अगर उस पर इल्जाम लगा है तो मुलजिम कह सकती है। लेकिन यहाँ ये एक बात याद रखनी चाहिए कि मुजरिम और मुलजिम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको इस बात की तरफ रोशनास करा दूं और आपको जहन नशी करा दूं कि देखिए, मीडिया को इस बात का भी बिल्कुल हक नहीं है कि किसी का मीडिया ट्रायल करे। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली इंफॉर्मेशन देना है, ना कि किसी को जस्टिफाई करना। यस, मीडिया का काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, यानी कहने का मतलब मींस ये है कि उसको अथॉरिटी नहीं है मीडिया ट्रायल करने का, उसको अथॉरिटी नहीं है मुलजिम को मुजरिम बताने का। ये वास्तविकता है जनाब। हमने दोनों लोगों की बातें सुनी, लॉ एक्सपर्ट को भी सुना, मतलब इस्लाम के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी इस्लाम को बात बताया। अब मैं बुलाना चाहूंगा बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ हजरत मौलाना डॉक्टर शकील कासमी साहब की हजरत आए और इसके बारे में मजीद टिप्पणी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके यकीनन बेहद मुसर्रत हुई और मुल्तक़ा निकाश के तलबा की मेहनतों को देखकर बहुत खुशी का और इत्मीनान का इजहार हुआ। आज सही माना में ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है जिसको इन हजरात ने समझा और अपने असातिज़ा की निगरानी में ये मशक़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आपका एक तदरीबी मरहला है। कल जब आप अमली ज़िंदगी में आगे जाएंगे तो यकीनन इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसी वजह से मुल्तक़ा निकाश का जो तरह ये डाली गई है और ये पर्दाज रखा गया, बुनियादी तौर पर आप हज़रात वाकिफ़ हैं कि जो इसमें मौज़ूआत मुनाज़रे के उन्वान से जो शोबा था उसको हमने थोड़ा सा उसका एक कहें आप उसका एक ये सेकंड वर्जन या मॉडिफिकेशन है, उसमें थोड़ी सी तरमीमात की गई और
वो जो मौज़ूआत हैं वो अपनी जगह हैं और वो सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हमने माहाना एक ये तदरीबी मश्क का निज़ाम रखा है जो मौजूदा एक मुरव्वजा निज़ाम है डिबेट का, और जो सोशल इश्यूज़ हैं बुनियादी तौर पर उनको हम टारगेट कर रहे हैं कि जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको लिया जाए और सिर्फ उसको मजहबी नुक्ते नज़र से ही ना देखकर, बल्कि जो एक उसमें माशरती पहलू हैं, अखलाकी पहलू हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, उसको सामने रखकर लोगों के सामने उसको उजागर किया जाए। उसमें दोनों पहलू उसके मुस्बत मनफी रुख ताकि सभी हज़रात के सामने आ सकें। और यकीनन चूँकि ये तलबा ज़ाहिर है दारुल वक़्फ़ देवबंद से हैं और एक यानी उलूम शरिया हासिल कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है कि उसमें इस्लामी नुक्ते नज़र को भी सामने रखकर उसको पेश करें, लेकिन हाँ जो डिबेट हो उसको हम न्यूट्रल अंदाज से पेश करें ताकि एक मश्क भी हो सके। तो मैं माशाल्लाह इस ताल्लुक से इनकी इस कोशिश को एक खुशाइंद कोशिश करार दूंगा और असातिज़ा को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनकी मेहनत और उनकी लगन की बुनियाद पर आज माशाल्लाह ये इस लायक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में खूब बरकतें नसीब फरमाएं। जहाँ तक ये मौजू का ताल्लुक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक बात इसमें मैं और अर्ज करता चलूँ। जहाँ तक ये डिबेट है माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ इसको पेश किया। कोशिश करें कि अपना तलफ़्फ़ुज़ भी ज़बान के अकॉर्डिंग आप लेकर आएँ, यानी आपके जो उसमें मटीरियल है वो अच्छा है और आपने अंदाज़ बयां भी बेहतर है, लेकिन ज़रूरत है कि तलफ़्फ़ुज़ पर भी हर ज़बान का एक साउंड होता है, एक अंदाज़ होता है, उसको सामने रखा जाए, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो। तो जैसे हम मसला अगर हम कोई किसी लफ्ज़ को उर्दू दां होने की हैसियत से अगर हम सुनते हैं और अगर वो गलत तलफ़्फ़ुज़ होता है तो तबीयत पे एक अजीब व गरीब किस्म का इंक़िबाज़ होता है। वो हर एक समझ सकता है उस चीज़ को। मसलन कभी आप सुनेंगे भाई ज़माने को बोला जाए जमाना, तो हमें महसूस होता है। और ये नहीं ये सिर्फ हम करते हैं बल्कि दूसरे करते हैं, हमारी तरफ से भी होता है। दूसरे हर ज़बान की जो नज़ाकतें हैं ज़बान की, उसको महसूस करके सामने मलहूज़ रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। खैर ये तो एक मेरी एक राय थी, इसका उम्मीद करूँगा आप लोग ख्याल करेंगे आइंदा इंशाल्लाह। तो जहाँ तक मौजू का ताल्लुक है, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इजहार राय की आज़ादी। इजहार राय की आज़ादी ये क्या है? इसके लिए बुनियादी तौर पर ये समझना चाहिए कि ये वेस्ट के मिन जुमला उन दावों में से है और उन खुशनुमा नारों में से है जिसके जरिए से उन्होंने पूरी एक नरदे में और एक धोखे में डाल रखा है। जिस तरीके से फेमिनिज्म, तहरीर निस्वा आज यानी एक पूरा एक तहरीक है जो आज उठी हुई है, आज नहीं एक अरसे से उठी हुई है, आज उसकी आँच आपके घरों में, हमारे घरों में पहुंचने लगी है। तहरीर निस्वा एक बड़ा खुशनुमा नारा महसूस होता है कि भाई मुसावात की बात हो रही है, आदल की बात हो रही है, लेकिन उसके पस पर्दा उनके बड़े मनफी अज़ाइम और एजेंडा है, उसको हमें समझना होगा। यानी उन्होंने पूरा आपका एक तरह से पूरा खानदानी निज़ाम जो है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी धज्जियां उड़ा दी इस उन्वान के तहत। ऐसा नहीं, इस्लाम खुद आज़ादी की बात करता है, अदल इंसाफ की बात करता है, मुसावात की बात करता है, लेकिन आप मादर पिदर आज़ाद होकर काम नहीं कर सकते। कुछ आपको हदबंदी बहरहाल करनी पड़ेगी। हर चीज़ के अंदर ये एक उसूल है, ये हमारा एक कहना चाहिए कि एक बुनियादी फिक्रा है जो हर इंसान समझता है। आप किसी को भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी भी चीज़ पे नहीं दे सकते, हर जगह आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये तहरीर निस्वा का मामला है, फेमिनिज्म में इसका जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है, और ऐसा महसूस होता है कि फेमिनिज्म वर्सेस इस्लाम, यानी एक तरफ फेमिनिस्ट है और दूसरी तरफ इस्लाम है। जैसा कि इस्लाम ही वो मजहब है जिसने खवातीन के हुकूक को की पामाली का ठेका सबसे ज्यादा इस्लाम ने लिया हो, जबकि ये जो है तारीख से, हकायक से और उससे नजर करने वाली बात है। अगर आप तारीख का मुताला करें और अपने इर्द गिर्द हम नजर डालें तो मालूम होगा कि इस्लाम ने न सिर्फ ये उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि इस्लाम ही वो मजहब है जिसने वेस्ट को एक मशाल राह दी औरतों के हुकूक के ताल्लुक से। तो ये तो एक मेरा कहने का मकसद है कि ये उन्हीं जुमला नारों में से एक नारा है, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगरचे ये मौजू इस्लाम से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको ऐसे पेश किया जा रहा है मौजूदा दौर में कि इसका इस्लाम से बराह रास्त कोई तज़ाद है। यानी इस्लाम का नजरिया
आज़ादी राय का और जो मौजूद दुनिया का मुरव्वजा निज़ाम है उसमें दोनों में आपस में टकराव है। तो पहली चीज तो हम इस चीज को समझे कि ये हकीकत क्या है। वेस्ट से मुतासिर अफसोस की बात यह है कि ये तो वेस्ट की बात हमने बताई, लेकिन जो आज मौजूदा दुनिया है, हम और आप, हमारे यानी मैं आलम अरब की बात करूंगा, उनके अंधी तकलीद और जामिद और तातुल अफकार का नतीजा ये है कि वो पूरे तौर पर उनके नजरियात से मुतासिर है। मुझे इसी ज़िम्न एक वाक़या ज़हन में आ रहा है। मैं मलेशिया में था तो मेरे उस्ताद शेख डॉक्टर ताहिर अल-मैसावी, ये ट्यूनिस के थे और बड़े वहाँ के माहिर मकासद शरीयत के उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब ने इसी ज़िम्न इसी किस्म की बात हो रही थी, वो इस्लामिक मारिफा की मौजू था। उसी ज़िम्न में डॉक्टर साहब ने बयान किया कि हार्वर्ड का एक जिक्र किया उन्होंने वाक़े का कि हार्वर्ड में, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप वाकिफ हैं, दुनिया की मारूफ तरीन यूनिवर्सिटीज़ में से, वहाँ पर जब ये MBA जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट कायम हुआ और पहला बैच वहाँ से निकला है, तो उसके जो फजला थे उन्होंने निकलने के बाद जाकर अपनी अपनी फील्ड में काम किया, उन्होंने मुख्तलिफ कारोबार में लगे, जॉब्स करी। तो उसमें से किसी एक शख्स ने जाने के बाद काम किया और कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया, जिसके नतीजे में यानी उसने तमाम अखलाकियात और जो वैल्यूज है मोरल, उसको नज़रअंदाज करके उसने अपना फ़ायदा हासिल किया। तो उसको समन किया गया, कोर्ट ने उसको तलब किया और केस हुआ उसके खिलाफ। उससे कोर्ट ने बात करी तो भैया तुमने जो काम किया है इसके बारे में तुम क्या कहोगे? उसने कहा इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसलिए हमने बिजनेस में जो हमें पढ़ाया जाता है ये हाउ टू मैक्सिमाइज योर बिजनेस, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए आप। उसमें अखलाकियात इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं, कोई जिक्र नहीं है। चुनाचे उस मौके के बाद ये बिजनेस एथिक्स के नाम से एक मादा और एक सब्जेक्ट शामिल निसाब किया गया। तो ये तो खैर एक वाकया है। अब जो मेरा कहने का मकसद है, अरब दुनिया का अंधी तकलीद जिसका मैंने जिक्र किया, कि अफसोस इस बात का है कि जब वेस्ट ने हमें ये खैरात दी तो हमने उस वक्त अपने निसाब में इसको शामिल किया, बावजूद इसके कि हमारे पास 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा निज़ाम पेश कर दिया था हमारे सामने। यानी आप देखिए, यानी मामलात के अंदर आप जाइए, तिजारत के उसूल, सब चीज़ें हमारे सामने 1400 साल पहले उसूली तौर पर बयान कर दी गई। लेकिन अफसोस ये है कि हम आदी हो चुके हैं इस बात के कि जब तक हमें वेस्ट कोई टुकड़ा नहीं फेंकता तो हम जब तक उसकी तरफ हम नहीं बढ़ते। तो ये तो हमारा एक इस्लामी ममालिक का अलमिया है, और ये इसमें इस्लामी ममालिक ना कहिए, इसको आज पूरी दुनिया का यही हाल है कि हर चीज़ को फॉलो किया जाता है, उनके अंदाज को। आज यहाँ का जो मीडिया का जो तर्ज है ये भी उन्हीं से इंस्पायर्ड है, अगर आप इसको देखें उन्हीं से मुतासिर है। वहाँ का एक मशहूर चैनल है अमेरिका का, फॉक्स न्यूज़। ये जो आज आप हिंदुस्तान के मीडिया का तरीका देख रहे हैं, ये जो मीडिया ट्रायल होता है और 15 मिनट पहले कोई वाकया होता है और आधे घंटे के अंदर उसका पूरा शजरा जिक्र कर दिया जाता है और उसको पूरा, यानी इल्जाम नहीं बल्कि वो मुजरिम होता है, उसका जुर्म साबित हो चुका होता है। ये जो तर्ज है, ये तरीक़ेकार, इसके अंदर इस कदर जारहियत और एग्रेशन ये आया ही वहां से, क्योंकि इन्होंने वहां से देखा और उससे मुतासिर हुए, और उनकी कॉपी करना, उनकी नकल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज की चीज बन चुका है। तो ये है उससे मरूबियत का आलम। तो इसको मजमूई तौर पर यानी पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है, और अफसोस कि हम अगर इसका अफसोस करें, आलम अरब वो भी इससे बाहर नहीं है। तो जहां तक वेस्ट की आज़ादी का मामला है, इसका जिक्र किया मौसूफ ने कि वेस्ट में आज़ादी की बात की जा रही है, आज़ादी राय, और ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा इसका एजेंडा उन्हीं के यहाँ, यानी तरजीहात में अव्वलीन उनके शामिल है। लेकिन अगर आप सामने देखते हैं कि अगर आप उनका तज्जिया करें तो मालूम होगा कि उनके यहाँ इस मौजू में कितना दोगलापन है और कितनी मुनाफत के साथ इस दो रुखी पॉलिसी इख्तियार की गई है। यानी जब किसी दूसरे का मसला है उसमें आज़ादी राय और सारे चीज़ों से, यानी सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हो रहे हों, उनके जज्बात मजरूह हो रहे हों, उनको तकलीफ हो रही है, उन सबसे ऊपर उठ के उनके आज़ादी राय है। हर चीज़ इस्लाम को तख्ते मश्क बनाया जाता है। ये मौजू हमारे यहाँ ज़्यादातर 2005 के बाद ज़्यादा हसासियत के साथ उठा है, जब डेनमार्क में सबसे पहले एक नामूस रिसालत वाला मसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ने अखबार ने कार्टून बनाया था। जाहिर है ये चीज़ हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। उसके बाद सन 2014-15 में रिसेंटली हमने देखा चार्ली हेब्ड्यू,
जो एक मैगजीन है, उसने इसी खाके को दोबारा से पेश किया, फिर वही हंगामा हुआ। उसके बाद अभी हाल में हॉलैंड में कोई एमपी थे गालिबन, जिन्होंने बाकायदा एक इसके लिए कंपटीशन का ऐलान किया था कि आप खाके बनाइए और ये कंपटीशन होगा। तो यानी इस्लाम और इस्लामी शायर, इस्लामी शख्सियात ही आपका तख्ता मश्क है। अगर ऐसा है तो फिर हमें भी आजादी देनी चाहिए, हमें क्या बल्कि हर उस शख्स को जो अगर आपके जो मसाइल हैं, जो आपको कहीं ना कहीं जिससे आपकी हसासियत और जज्बाती लगाव है, उस पर भी बोलने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो हॉलोकॉस्ट हो। हॉलोकॉस्ट का मसला ऐसा है, अगर कोई यानी वहां पर मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। बहसत मुसलमान हमें शदीद तकलीफ है जो कुछ हुआ, जो इंसानियत को पामाल किया गया, उसका हम उनके गम में बराबर शरीक हैं। लेकिन क्या वजह है कि होलोकॉस्ट के बारे में अगर कोई शख्स बात करता है, यानी उसको अगर कोई मफरूजा करार देता है और उस पर उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वजूद, उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े करता है, तो आप देखते हैं कि उस पर किस तरह की सख्त कार्रवाई। यूरोप के अंदर इजाजत नहीं है, आप बात नहीं कर सकते हैं उस मौजू पर। ये इतना हसास मौजू है और हमें कदर है इसकी, हम इसका एहतराम करते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चूंकि उनकी जज्बाती वाबस्तगी है तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन हम भी बदले में इसके तलबगार हैं कि हमारे भी कुछ हसास मसाइल हैं, हमारे भी कुछ चीजों से जज्बाती लगाव है। वो जानते ही नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लामी शायर की हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है, किस हसासियत के साथ हम उससे जुड़े हुए हैं, हमें कितनी शदीद तकलीफ होती है जब इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। इसमें कमी हमारी भी है। जरूरत इस बात की थी कि वेस्टर्न ममालिक को और उनकी शख्सियात को हमें बाबर कराने की जरूरत थी। हम कहीं ना कहीं हम इसमें नाकाम हुए हैं कि हम उनको इस बात को बाबर करा सकते कि हमारा इन शख्सियात से क्या लगाव है, किस हद तक हमें जज्बाती लगाव है और हमें क्या तकलीफ पहुंचती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है इस हद तक। लेकिन मैं वही कहूंगा कि जिस तरीके से हम ये एक जानिबैन से एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हम जब इसका एहतराम करते हैं तो हमारा भी उन चीजों का एहतराम होना चाहिए। बाहमी मोहब्बत, ये आप नफरतों की बुनियाद पर मुआशरे को आगे नहीं बढ़ा सकते। कुछ मेरे पास कल बात हो रही तो मैंने कोई डेटा देखा कि होलोकॉस्ट के ताल्लुक से, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर किसी ने मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ औकात में होलोकॉस्ट पर सवाल खड़े किए तो उनके साथ वेस्ट ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। ये सन 1998 में रॉजर ग्राउडी हैं, ये फ्रांस के थे। इन्होंने होलोकॉस्ट पर कुछ क्वेश्चनिंग करी, सवालात किए। इनको 2,40,000 फ्रैंक होता है शायद वहां पर, वो जुर्माना लगाया गया इन पर, यानी इस वजह से। इसी तरीके से 1998 में दूसरे एक साहब स्विट्जरलैंड में थे, यूरन ग्राफ, इनको 15 माह की कैद हुई। इसी तरीके से फिर 98 में गेरहार्ड फोस्टर, ये भी स्विट्जरलैंड के थे, इनको 12 माह की कैद हुई। एक लंबी फहरिस्त है, 1 साल, 2.5 साल, 75,000 यूरो, 3 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया, 5 साल कैद हो गई। आपकी सन 2007 में अर्नेस्ट जर्मनी के कोई हैं, इनको 5 साल की कैद हुई, इन्होंने होलोकॉस्ट पर सवाल किया। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके आजादी राय की बात आप करते हैं तो फिर आप उसको भी सुनिए, उसका भी तहम्मुल कीजिए। ये एक तरफा बात नहीं चल सकती कि आप इस्लाम के बारे में आप ये तर्ज इख्तियार करें और आप अपने बारे में आपने बाउंड्रीज घेर दी कि यहाँ इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। ये नाकाबिले तस्लीम है, ये इसको दुनिया तस्लीम नहीं कर सकती। हमें आपका एहतराम है, तस्लीम है वो, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप भी हमारी शायर को एहतराम कीजिए, उसको तस्लीम कीजिए। हिंदुस्तान की बात करें या बाकी दुनिया की, कि आज़ादी फ़िक्र और नज़र के ताल्लुक से उनका नज़रिया और उनका तर्ज अमल, ये एक जैसा कि मैंने बताया कि हाल में 2005 के बाद एक ट्रेंड चल गया है कि इस्लाम को तख्ते मश्क बना लिया जाए। यही हिंदुस्तान में भी आप देख रहे हैं, आज़ादी के नाम पर जिसे देखिए वो हेट स्पीच, नफरत फैला रहा है, और इस्लामी शायर पर, इस्लामी शख्सियात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इस तरह तख्ते मश्क बना दिया गया। और मीडिया के अंदर आप ये तर्ज देख रहे हैं कि मीडिया में जो तर्ज इख्तियार किया गया वो इंतहाई जारहाना है और नाकाबिले बर्दाश्त की हद तक हो जाता है। आप किसी भी चीज का इल्मी अप्रोच के साथ, तज्जियाती तारीखी अंदाज के साथ, मारूजी अंदाज के साथ आप उसको मुताला करें, नक़्द करें, वो तस्लीम है सर आंखों पर। कोई हम उस पर, अगर आप हिस्टोरिकली किसी चीज पर आप बात करना चाहते हैं, किसी भी चीज पर आप कर सकते हैं, आप आजाद हैं, हमें उस पर कोई, लेकिन हर वो चीज जिससे नेशन की सिक्योरिटी,
जिसके हमारे हिंदुस्तान के आईन जिसकी बात करता है, हमारे मुल्क की सलामती को खतरा हो, या हमारे मजहबी जज्बात, हमारी जिससे जज्बाती वाबस्तगी किसी भी मजहब की, उसका एहतराम हर शख्स के लिए जरूरी है। यही इस्लामी नुक्ते नजर है। कुरान करीम में अभी इन्होंने जिक्र किया कि वलदीन यदऊनकुम मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जिन लोगों के वो प्रस्तिश करते हैं अल्लाह को छोड़कर, उनको बुरा भला ना कहिए, यानी उनके माबूदान को आप बुरा भला मत कहिए। ये क्यों? इसलिए कि उनकी वहां जज्बाती वाबस्तगी है। कुरान करीम उसका एहतराम जिक्र कर रहा है। तो ये इस्लामी नजरिया है कि इस्लाम उन तमाम चीजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक बाउंड्रीज के खींच दी गई है कि आप इससे आगे नहीं फैलांग सकते। लेकिन हाँ, अगर आप तज्जियाती मुताला करना चाहिए, रिसर्च है, आप उसका एनालिटिकल स्टडी पेश करें, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हर आप इस्लाम पर भी कर सकते हैं। हम खुद कहते हैं हमारे मौज़ूआत पर आप कीजिए, रिसर्च कीजिए, आप उसको तज्जियाती तौर पर लेकर आए सामने। तो ये इसका एक पहलू है इल्मी अप्रोच। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो चीज़ें उससे हटकर एक जज्बाती नौइयत की जो चीज़ें हो गई हैं, उसको जिस अंदाज से मजरूह किया जा रहा है, वो बहरहाल नाकाबिल तस्लीम है। इस्लाम का जहाँ तक आज़ादी राय का तसव्वुर है, जैसा कि जिक्र किया गया कि इस्लाम ने इस हक को बुनियादी हक तस्लीम किया और हर कसो नाकस को इसका क्या चाहिए इस्तेहकाक दिया और इसका हक दिया कि आप इसका इजहार राय की आज़ादी आपका बुनियादी हक है। न सिर्फ आज़ाद मर्द और औरत, बल्कि गुलामों को भी यह हक है कि किसी ने दिया तो इस्लाम तवाहिद मज़हब। सबसे पहले कि आप देखिए, एक किब्ती इन्होंने नकल किया है, वो हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु की शिकायत और उनके बेटे की शिकायत और दरबार उमरी में होती है, और एक किब्ती शख्स कर रहा है। उस पर उनका तर्ज अमल न सिर्फ ये कि तंबी बुलाकर सख्त तंबी की गई उनकी, हज़रत उमर ने उनको फौरन तलब कर लिया, दोनों को, बाप बेटे को, और यहाँ पर बुलाकर तंबी की गई। ये था इस्लाम का नजरिया आज़ादी, इजहार राय। एक खलीफा वक्त जो एक हेड ऑफ द स्टेट है, उसका दस्ते बाजू पकड़ने की अगर किसी ने आजादी दी थी, वो इस्लाम था। हजरत उमर से सवाल कर रही थी एक खातून खड़े होकर कि भाई ये इस चादर के बारे में सवाल, क्या कोई मुमकिन है आज के दौर में या पीछे कोई नजीर ऐसी पेश की जा सकती है, चाहे बादशाहत के अंदर हो चाहे जमहूरियत के अंदर हो, कि किसी ने किसी से सवाल किया सिवाय इस्लाम के इसकी नजीर कहीं नहीं मिल सकती। और उसको माकूल असबाब के साथ जवाब दिया गया, उसको यानी उसको मुतमईन किया गया। ये नहीं उसको के डांट कर बिठा दिया गया हो या उस पर कोई कार्रवाई की गई हो, उसको मुतमईन किया गया कि कैसे, ये कहाँ से आई है। तो ये है इस्लाम का आज़ादी का तसव्वुर। हज़रत अमर के बारे में जब मामला, हज़रत उमर ने फरमाया कि मता इस्तअबदतुमुन नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, कि तुमने तुम कब से लोगों को गुलाम बनाने लगे जबकि माओ ने उनको जो आज़ाद जाना था। हज़रत अली का इन्होंने जिक्र किया कि हज़रत अली के ने भी यही फरमाया कि जो अन्ना आदम लम यलिद अब्दन वला अमतन, अन्ना आदम लम यलिद अब्दन वला अमतन व अन्ना नास कुल्लुहुम अहरारा, कि इंसान ने गुलाम या बांदी नहीं जनी है, लोग सब के सब माँ के पेट से आज़ाद पैदा हुए हैं। ये इस्लाम का आज़ादी का तसव्वुर है। इसी तरीके से मीडिया पर आ जाइए, मीडिया की भी आज़ादी, हम भी कहते हैं मीडिया आज़ाद है, तज्जिया करना चाहिए, ये एक जमहूरी सुतून, अहम तरीन सुतून है जमहूरियत का, लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारियां हैं, मसूलियत है। उसके लिए आपको रेस्ट्रिक्शंस लानी पड़ेगी, कुछ हदबंदी करनी पड़ेगी। इस्लाम का आज मीडिया जो हाउसेज हैं, आप जानते हैं जो हक़ायक़ हैं कि मीडिया हाउसेज नहीं, वो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट हाउसेज बैठे हैं, उनके मुंह में उनकी जबान है, वो उनके गुण गाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल दबाव की बुनियाद पर हो चाहे माशी पैसों का दबाव हो। लेकिन इस्लाम ही वो है जिसमें इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला ला यमना अन्ना अहदुकुम अहदन हैबतुन नासी अन यक़ूल बिहक़्क़िन इज़ा अलिमहु, कि खबरदार हर किसी को किसी शख्स की जो उसका अस्ल रसूख है वो तुम्हें उस हक़ायक़ खोलने से न रोके, तुम्हें इस पर जब्र नहीं किया जा सकता कि तुम हक़ायक़ को छुपाओ। तो ये इस्लाम का तस्वर, इस्लाम आज़ादी की बात कर रहा है। मीडिया में भी आज़ादी है कि आप हर वो चीज़ जो मफाद आम्मा में है, तहफ़्फ़ुज़, लोगों को किसी को बेजा तनकीद नहीं की जा रही है शख्सी तौर पर, आप उसका जिक्र करेंगे और किसी की मलामत के बगैर आप उसका तज़किरा करेंगे, किसी से खौफ नहीं खाना है। यह है इस्लाम में मीडिया का तसव्वुर। तो इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है, एक यूनिवर्सल मजहब है, उसने तमाम मसाइल को उसी आफाकियत के साथ लोगों के सामने पेश किया है। तो हमें चाहिए कि हम उसका उसी अंदाज से मुताला करें और अपने अंदर, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनके अंदर हमारे बहैसियत
एक तालिब इल्म हमें चाहिए कि हम उनका इल्मी अप्रोच के साथ, यानी उसमें जरा न की जाए गैर जरूरी, बल्कि हम उन मौज़ूआत को इल्मी उसलूब के साथ लें और उसका तज्जियाती मुताला करें और लोगों के सामने उसी अंदाज से पेश करें। उसमें हम गैर जरूरी मबाहिस में ना पढ़कर उसको अवामी स्टेजेस पर ले जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की कि आप उसको इल्मी उसलूब के साथ उसका मुकाबला करें। बहुत से मसाइल आजकल आपके सामने हैं, इलाकाई भी और बैनुल अक़वामी भी। देखिए आज के दौर में इसकी कोई तफरीक नहीं रही है, इलाके का मसला है, ये बैनुल अक़वामी। ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया एक गांव है, आपके हाथ में दुनिया है, आपके पास हर वो मसला आएगा जो आज अमेरिका के किसी दूर दराज किसी इलाके में गांव में पेश आया होगा, वो आपके पास अगले मरहले में पहुंच सकता है। तो उससे वाकफियत, बहुत सी ऐसी तहरीकात, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आज वो अमेरिका में, कनाडा में, मलेशिया में, हिंदुस्तान के अंदर यानी इल्मी तहरीकात हैं, वो अपना कदम जमा रही हैं। अगर उसकी जो मनफी असरात हैं आज नहीं सामने आएंगे, एक वक्त लगेगा, लेकिन वो अपना कदम जमा लेंगी तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। बहैसियत एक आलिम दीन, बहैसियत एक तालिब इल्म, और कल आपको अमली जिंदगी में कदम रखना है, आपके लिए बहुत मैदान है। आप उन चीजों में काम कीजिए, उन चीजों का ताक़ुब कीजिए इल्मी उसलूब के साथ, जारहियत के साथ। मैं मना करूंगा कि ये सब चीजें हमारा अकाबरीन का उसवा नहीं है कि हम उन चीजों को मनफियत के साथ हम उसको लेकर आए, बल्कि आप उसको इल्मी अप्रोच के साथ, तज्जियाती अंदाज के साथ उसको दुनिया के सामने पेश करें और उसके दोनों रुख लोगों के सामने, ताकि सामने आए, लोग उसके हकायक को पहचान सकें और सही गलत में इम्तियाज कर सकें। ये बहैसियत आलिम दीन आप सभी की, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल मैं आज के इस प्रोग्राम के इनकाद पर मुल्तक़ा निकाश के तलबा और बिलखुसूस इन पांचों बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह इनसे, यकीन है मुझे, अल्लाह ताला इनसे बड़ा काम लेगा। अल्लाह ताला इनको दायरे में बेहतरीन अजर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أنا العبد